हेलो फ्रेंड्स, रामनेट JRF चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 2 है हिंदी साहित्य, उसकी यूनिट आती है 5 हिंदी कविता। तो आज इसमें हम देखेंगे जो कविता लगी हुई है धूमिल की मोचीराम, तो उसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो भी टेक्स्ट हमारा दिया हुआ है उसे डिटेल में पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी हमारा एग्ज़ाम हुआ था 20 और 21 में, तो उसमें जो टेक्स्ट हमारा सिलेबस में लगा हुआ है उससे डीप में क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे हैं, तो हमें इनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं आज मोचीराम जो धूमिल जी की कविता है, और इसी तरह से हम धूमिल की सभी कविताएं कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मोचीराम धूमिल की कविता। तो धूमिल जी एक समकालीन कवि हैं और इसके साथ साथ वे जनवादी और मार्क्सवादी भी कवि हैं। तो आइए देखते हैं ये कविता क्या है। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला, और फिर जैसे पतियाए हुए सवर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। तो रापी होती है मोची का एक औजार जिससे वह चमड़ा आदि काट कर ठीक करता है, और पतियाए है विश्वास भरे। तो इसमें जो कवि कहता है कि मोचीराम रापी से जूते की मरम्मत का काम कर रहा है, और जैसे ही मैंने उससे अपने जूते की मरम्मत को कहा तो उसने अपनी रापी से आंखें उठाकर पहले ही क्षण पर मुझे ध्यान से देखा, और फिर विश्वास के स्वर में हंसते हुए कहा, बाबूजी सच कहूँ तो मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। तो मोचीराम कह रहा है कि मेरे सामने न कोई छोटा है न कोई बड़ा, सभी मेरे लिए समान है, और मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है, या मेरे सामने जूते को ठीक करवाने के लिए खड़ा है। आगे देखते हैं। और असल बात यह है कि वह चाहे जो हो जैसा है जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल है रहता कि पेशेवर हाथों तथा फटे जूतों के बीच कहीं न कहीं एक आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं, और जो जूते से जागती हुई उंगली की चोट पर छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। तो इसमें मीनिंग देखते हैं क्या क्या है। असल है यानी असल का जो मीनिंग है वो है वास्तविक, और पेशेवर यानी व्यवसायी बिजनेसमैन। तो असल बात तो यह है कि चाहे वो जो भी हो, जो इसमें मोचीराम कहता है कि बाबूजी वास्तविकता तो यह है कि जो भी व्यक्ति जूतों की मरम्मत कराने आता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जहाँ रहता हो, चाहे जैसा हो, वह आजकल यानी सब अपने जूते की नाप से बाहर नहीं है, सब अपनी जूते की नाप में ही समा रहे हैं। छोटे और बड़े सभी जूतों का नाप एक ही है, क्योंकि मरम्मत के पैसे एक जोड़ी जूते के हिसाब से ही लिए जाते हैं। तो कहीं न कहीं एक आदमी जिस पर टाके पड़ते हैं और जो जूते से झाँकती हुई उंगली की चोट पर हथौड़े की तरह तरसता है, तो वह आदमी ही है जिसकी छाती पर जूतों में से झाँकती हुई उंगलियों की चोटें हथौड़े की तरह पड़ती हैं, और वह चुपचाप सहन करता है। जूते वाले को अपने जूतों से इतना समन्वय बना लिया है कि यानी इतना उनसे जुड़ गया है कि जूतों में लगे टाँके मानो उसी में लग रहे हों, और जूतों में लगी चोटें जो कील ठोकने या चमड़े को बनाने के लिए लगाई जाती हैं, मानो वो उसी की छाती पर लग रही हों।
आगे देखते हैं, यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नौइयत बतलाते हैं। सबकी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, जूता क्या है, चकतियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है और उस पर उम्मीद की तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। तो आइए इसके पहले मीनिंग देखते हैं। नवैयत, नवैयत का मीनिंग है स्वभाव, वास्तविकता, असलियत और शैली का है ढंग। चकतियों का है टुकड़ों या पट्टियों और चेचक ने चुग लिया है, यानी चेचक के कारण उसका जो सारा रंग रूप है वो सब नष्ट हो गया है। और इसके बाद है खड़खड़ा रही है, यानी खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। मसलन उदाहरण के लिए, और उम्मीद, आशा। तो इसमें इसको देखते हैं कि इसकी व्याख्या क्या है। तो मोचीराम कहता है कि बाबूजी मेरे पास तरह तरह के जूते मरम्मत के लिए आते हैं। ये जूते ही हमको आदमी की अलग अलग पसंदों की अभिव्यक्ति कराते हैं। सब जूतों में की शक्ल अलग अलग है और सब अलग अलग ढंग यानी शैली के बने हुए हैं। मसलन एक जूता, जूता क्या है, चकतियों की थैली है, यानी जो यह सूरत और शैलियों की विविधता मानव मन की विविधता के अनुरूप है। तो इसमें मोचीराम कह रहे हैं कि पहनने वालों की स्वभाव की छाप उनके जूतों पर ही अंकित रहती है। उदाहरण के लिए एक जूता, जूता क्या है, पट्टियों की थैली है, जैसे ढेर सारी चकतियाँ लगी हैं। इस जूते को ऐसे व्यक्ति पहनता है जिसके चेहरे के सारा सौंदर्य नष्ट हो गया हो और चेचक के दागों ने उसे समाप्त कर दिया हो। और चेचक के दाग भी चेहरे पर कभी कभी आशा की उम्मीद देती हुई हंसी आ गई। उस समय ऐसा लगता है जैसे मानो पतंग जो है टेलीफोन के खंभे पर फंस गई हो और खड़खड़ा रही हो। आगे देखते हैं, बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ कि भीतर से एक आवाज़ आती है। कैसे आदमी हो, अपनी ही जाति पर थूकते हो? आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें ताकता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। तो इस के जो इम्पोर्टेंट या जो टफ वर्ड हैं उनके मीनिंग देखते हैं। क्यों फूंकते हो, इसका मीनिंग है क्यों व्यर्थ में किसी चीज़ को नष्ट करते हो। महसूस, अनुभव और यकीन करें, विश्वास करें, निभाता हूँ, निर्वाह करता हूँ। तो इसमें मोचीराम कहता है कि बाबूजी इस पर पैसा क्यों फेंकते हो, यानी जो ये जूता फट गया है इस पर पैसे क्यों फूंकते हो। लेकिन ये आंसर करने से पहले मेरी आवाज़ लड़खड़ा जाती है और मैं भीतर से महसूस करता हूँ कि ये कैसे आदमी हो, अपनी ही जाति पर थूकते हो, यानी तुम ये भी मेरे ही जैसा है। तो हम अपनी ही जाति पर क्यों थूकते हैं, यानी अपने आपके ये जूते बस अब जवाब दे चुके हैं। आप इनकी मरम्मत पर इतना पैसा मत लगाइए। मोचीराम यह सब कह देना चाहता है, किंतु कहते कहते उनकी आवाज़ लड़खड़ा जाती है और उसे अनुभव होता है कि उसके मन से जो आवाज़ आती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो इसलिए वो चुप रहता है और मैं चकतियों की जगह आंखें ताकता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। तो चकतियाँ जगह जगह उन जूतों में जैसे वे
इस तरह के पेच से लगा देते हैं। तो ये मोचीराम कह रहा है कि मैं चकतियों की जगह आंखें ताकता हूँ, यानी उसमें इतने ज़्यादा पेचिश हो गए हैं कि जैसे इतनी सावधानी से मैं उनको लगा रहा हूँ कि कहीं पर ये और ज़्यादा न हो जाएं, और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। आगे देखते हैं, एक जूता और जिससे पैर को नांग कर एक आदमी निकलता है शहर को, न वह अक्लमंद है न वक्त का पाबंद, उनकी आंखों में लालच है हाथों में घड़ी है, उसे जाना कहीं नहीं मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है, वह कोई बनिया नहीं या बिसाती है मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है, इसे बांधो उसे काटो हियाँ ठोको वहाँ पीटो घिसा दो ऐसा चमकाओ जूते को ऐसा बनाओ, उफ बड़ी गर्मी है रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसुरता है, सड़क पर आती जातियों को बानर की तरह घूरता है, गरज यह है कि घंटे भर खटवाता है मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है, शरीफों को लूटते हो वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है, अचानक चिहूं कर सड़क से उछलता और पटरी पर चढ़ जाता है, चोट जब पैसे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। तो आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। एक जूता है तो इसमें है, इसके पहले मीनिंग देख लेते हैं। नांकर यानी पहनकर, हड़बड़ी शीघ्रता, बिशाती यानी सुई धागा, और हिटलर काया जर्मनी का जो अधिनायक था, और इसे बांधो उसे काटो यानी बांध दो उसे ऐसा ऐसा बिसुरता जीखता, आतियों जातियों यानी आने जाने वालियों को खटवाता परेशान करता, ऐना आईना पाबंद पालन करने वाला। तो एक जूता और है जिसे पैर का नांग कर एक आदमी निकलता है, यानी एक जूता और है जिसे वो पहन कर आदमी सैर के लिए निकलता है, और न वह बुद्धिमान है और न ही समय का पाबंद यानी समय पर आने वाला, उसकी आंखों में लालच है यानी उसकी आंखों में जो पूंजीवादी है उसके बनने का लालच है या पूंजीवादी में शामिल होने का लालच है, हाथ में घड़ी है उसके हाथ में घड़ी है लेकिन उसे जाना कहीं नहीं है और चेहरे पर हड़बड़ी रहती है। इस टाइप के आदमी हमें मिलते भी हैं और आपको भी मिले होंगे कि जाना कहीं नहीं लेकिन चेहरे पर उनके हड़बड़ी है, और वह कोई बनियान या बिसाती है, वह कोई बनियान नहीं या बिसाती नहीं है मगर रोब ऐसा लेकिन दिखा ऐसा रहा है कि वह जो हिटलर है उसका नाती है, इसे बांधो उसे काटो हियाँ ठोको वहाँ पीटो। तो वह कहता है कि इस जूते को बांधो इस जूते को काटो यहाँ ठोको वहाँ पीटो, घिस्सा देकर ऐसा चमका दो कि जूते को दर्पण बना दो यानी जूते को मिरर बना दो, और कहता है उफ ये बड़ी गर्मी, वह रुमाल से हवा करता है और मौसम के नाम पर जीखता है और आने जाने वालों को बंदर की तरह घूरता है। मतलब यह है कि ठीक 1 घंटे तक परेशान करता है, न जाने जूते का क्या क्या करता है। उसके बाद है मगरनामा देते वक्त साफ नट जाता है यानी काम करवा कर पैसे नहीं देता और शरीफों को लूटते हो वह गुर्राता है, और वह उल्टा हमें ही बोलता है कि शरीफों को लूटते हो और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है, अचानक से सड़क पर पहुंचता है और पटरी पर चढ़ जाता है, चोट जब ऐसे पड़ती है तो कहीं न कहीं चोर कील दबी रह जाती है और जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। आगे देखते हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कोई गलतफहमी है,
मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पैसे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं, जो जूते से जागती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यही वह वजह है जहां आदमी अपने पैसे से छूट कर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही ले लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारे सुख्तले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। तो इसमें मोचीराम कह रहा है कि इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे वास्तविकता का पता ही नहीं और मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पैसे के बीच एक अदद आदमी है और जिस पर टाके पड़ते हैं, छाती पर जो है वो हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि वह कहता है कि वास्तविक बात तो यह है कि जिंदा रहने के लिए एक सही तर्क होता है। यदि ऐसा नहीं है तो उसका उद्देश्य एकमात्र जीवित रहना ही है। व्यवसाय चाहे कोई भी हो, उसके लिए जो रामनामी दुपट्टे के व्यवसाय और व्यवसाय के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता, तो आखिर में जीविका ही तो कमानी है। फिर चाहे जैसा हो व्यवसाय क्यों न किया जाए, एकमात्र ऐसा अवसर है जबकि हर आदमी अपने व्यवसाय को छोड़कर एक यानी अपने पैसे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, यानी वो अपने पैसे से यानी अपने काम धंधे से छूटकर घर पर जाकर कोई भी काम करता है तो भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा वही बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, यानी जबकि हर आदमी अपने अपने व्यवसाय के छोड़कर एक भीड़ का चलता फिरता हिस्सा बन जाता है और सभी लोगों की तरह भाषा काटने लगती है और उसे मौसम भी सताने लगता है। और आगे देखते हैं। अब आप बसंत को ही ले लो, यानी जो बसंत ऋतु आती है उसमें यह दिन को तात की तरह तानता है। तो इसमें है सुख्तले यानी सूखने को लटकाए गए जूतों के तले और सीजने, पकने और गलने। उदाहरण देता है कि बसंत ऋतु के ही ले लीजिए। बसंत ऋतु में दिन तात यानी जो दिन होते हैं वो तात की तरह बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। और बसंत ऋतुओं में वृक्षों पर लाल लाल पत्तों के रूप में जूते के नीचे तले धूप में पकने या गलने के लिए लटका देता है। और मोचीराम कहता है कि इस समय रापी यानी जिस पर मोची अपना काम करता है रख कर मुठ भी हाथ में संभालना कठिन हो जाता है। आँख कहीं देखती है और हाथ कहीं पड़ते हैं। मन भी खिजे हुए बच्चे की तरह काम करने से बार बार मना करता है, यानी मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम आने से बार बार इनकार करता है। लगता है चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पेड़ से वार करता है। तो इसमें मोचीराम कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है चमड़े की बाहरी सजनता के पीछे कोई बर्बरता का ऐसा जंगल है जो आदमी के पर वृक्षों से प्रहार करके विनाश किए जा रहा है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून की किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है।
असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है और वह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ जो अक्षरों के आगे अंधे हैं, वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं, पेट की आग से डरते हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक ही है और भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। यहाँ तक थी, तो एक बार इसकी व्याख्या और देखते हैं। और यह चौंकाने की नहीं, सोचने की बात है, जो जिंदगी की किताब से नापता है, यानी जो सिर्फ एक किताबी ज्ञान रखता है और उसको व्यवहार की कोई भी जानकारी नहीं होती, खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, क्योंकि जो सही टाइम पर बात नहीं कह सकता तो वो कायर है। वह बड़ी आसानी से कहता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। तो इसमें कह रहा है कि मोचीराम कहता है कि यह चौंकाने वाली बात है कि शराफत के पीछे ऐसा जंगलीपन क्यों हो, किंतु जो व्यक्ति जीवन का एकमात्र किताबी सिद्धांतों से नापता है, उसको व्यवहारिक ज्ञान की कोई जानकारी नहीं होती और जीवन की जो अनुभूति के बीच खून देने के आवश्यक अवसर आते हैं उसमें वह कायर बन जाता है। वह बड़ी सरलता से कह सकता है कि वास्तव में तू मोची नहीं है, एक कवि है, और जो ऐसा कह सकता है कि वास्तव में एक रुचिकर यानी किसी वहम का शिकार है। ऐसी व्यक्ति को कैसा भ्रम जो सोचता है कि व्यवसाय ही एक जाति है, यानी जो पेशा एक जाति है, यानी जो भी व्यवसाय है वो एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है, यानी जो भाषा तो अभिव्यक्ति का साधन है। तो कह रहा है कि भाषा पर किसी जाति का अधिकार नहीं है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई से सब होकर गुजरती है। तो इसमें आगे कहते हैं कि वास्तविकता यह है कि आग सबको जलाती है, जो सत्य है उसे सब जान लेते हैं, किंतु अंतर इतना ही है, कुछ लोग बोलकर अपने शब्दों में अपनी व्यथा और सत्यता को कह सकते हैं, जबकि जो अक्सर भी नहीं जानते शब्द ज्ञान को तो कहना ही नहीं, वह हर अन्याय को मौन होकर सहन कर जाते हैं और पेट की आग बहुत भयभीत रहते हैं और उनके सामने एक भयंकर समस्या बन जाती है कि वह जवाब दें या चुपचाप इसको सहन करें। कहने का तात्पर्य यह है कि क्योंकि दोनों में ही व्यथा छिपी है, यानी दोनों ही दुखी हैं, भविष्य के निर्माण में मौन रहने वाला और चीखने वाला दोनों ही समान रूप से भागीदार हैं और दोनों ही अपने अपने स्थान पर यथा समय अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो इसमें इन लाइनों का सार है कि एक समझदार चुप और दोनों का मतलब एक ही है, यानी इसमें कह रहा है कि जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, यानी ये दोनों एक ही हैं, भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी जगह एक किस्म से अपना फर्ज अदा करते हैं। तो आज हमने जो मोचीराम है धूमिल जी की कविता ये देखी, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस कविता या किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी वीडियो तो वॉच करते हो लेकिन अपनी फीडबैक नहीं देते, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप अपनी फीडबैक ज़रूर दें, जिससे मुझे भी ये पता चलेगा कि जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं।
और अगर आपका कोई भी डाउट या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में धूमिल जी की और नई कविता के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हों वो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और साथ में अपनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।